चाहिए? अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो आपको कौन से फंड्स पर फोकस करके चलना चाहिए? कहाँ पैसे डिप्लॉय करने चाहिए? सेक्टर एलोकेशन क्या हो मार्केट में आपका? और क्या एफआईज लौट आएंगे? कितना समर्थन मिलेगा? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और चर्चा करने के लिए आज हमने मार्केट के महारथी के तौर पर चुना है LIC म्यूचुअल फंड के इक्विटी CIO योगेश पाटिल को। योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। योगेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। पहले टैक्स कट का तोहफा दिया गया कि 12 लाख की रकम तक कोई टैक्स लगेगा नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि RBI की तरफ से काफ़ी एफर्ट किए गए कि 1% दरें घटाई गई 3 पॉलिसी में, रेपो रेट में CRR कट किया गया। तो लिक्विडिटी का सपोर्ट तो है, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन पहले आप ज़रा ये बताइए सर कि हाल फिलहाल कौन से फंड्स में ज़्यादा इनफ्लो आ रहा है? किस तरह के फंड्स को लेकर निवेशक थोड़े बुलिश दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, निवेशक जो है अभी भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। जिन्होंने 5 साल में 10 साल में SIP में पैसा बनाया है, और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि स्मॉल कैप जो बहुत ही पहले इग्नोर्ड कैटेगरी थी, जो हाई रिस्क मानी जाती थी, उसमें भी एलोकेशन बढ़ाना चालू कर दिया है। तो अब ओवरऑल देखेंगे मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में या स्मॉल कैप कैटेगरी में या डिविडेंड कैटेगरी में पैसा सिलेक्टिवली बेसिस पे आ ही रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा कम है, और थीमेटिक कैटेगरी भी अगेन सिलेक्टिव है, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड्स होते हैं और हर सेक्टर हमेशा नहीं चलता, इसलिए ऑब्वियसली तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अलग होती है। बट कंपेयर टू अगर पिछले 10 साल पहले से देखेंगे तो उसके मुकाबले में एटलीस्ट इन्वेस्टर काफ़ी कैटेगरीज को इग्नोर नहीं कर रहा है और कंटिन्यूस अपने SIPs या कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चालू है सबका। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार जो इन्वेस्टर है ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, सेक्टोरियल ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि खाली इस बेसिस पे डिस्कशन कर रहा है कि ये लार्ज कैप है कि मिड कैप है स्मॉल कैप है। तो मुझे लगता है जो सेबी का क्लासिफिकेशन है वो डेफिनेटली फंड के मैंडेट से हिसाब से होता है, बट इन्वेस्टर भी ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली हर हर इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट अलग होता है और बेस्ड ऑन हिज रिस्क एपिटाइट वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप जुलाई के नंबर भी देखेंगे तो नंबर तो अच्छे आए हैं। कोई ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि कोई कैटेगरी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है, और जो कंटिन्यूशन था पिछले 6 महीने का या 12 महीने का, वो ऑलमोस्ट वैसे ही कंटिन्यूशन है। कोई भी ट्रेजेक्टरी में से खास चेंजेस नजर नहीं आया हमें। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। शुक्रिया अपना समय हमें आप दे रहे हैं। और सही कहा आपने, इस वक्त मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, एक तरह से इकोनॉमी की तर्ज पर, और करंट गवर्नमेंट जो है काफ़ी कुछ मार्केट के और बाजार और साथ साथ देश के डेवलपमेंट को लेकर कर रही है। अब पिछले दिनों ही हमने देखा 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST रेट रैशनलाइजेशन की बात कही और उसके ठीक बाद मार्केट ने उन सेंटिमेंट्स को चेयर भी किया। अब जब वो ये बात कर रहे थे, एक और स्पेस का जिक्र उन्होंने किया। इनफैक्ट कई सारे सेक्टर्स की बातचीत वो कर रहे थे, और कंजम्पशन को तो बूस्ट मिला ही, लेकिन डिफेंस की सेक्टर की अगर बात करें, खास तौर से आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत उन्होंने एक तो करंट गवर्नमेंट जो है इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण डिफेंस में, इसको लेकर काफ़ी जागरूक है और काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठा रही हैं। लेकिन इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट इंजन्स को डेवलप करने की बात कही, देश के यूथ को काफ़ी हद तक एक तरह से मोटिवेट भी किया, और इस सेक्टर की बेहतरी के लिए काफ़ी कुछ कहा। इक्विटी मार्केट्स को अगर जोड़ते हैं योगेश, तो इस सेक्टर डिफेंस और शिप बिल्डिंग से जुड़े स्टॉक्स जो हैं एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है ज़रूर, लेकिन लंबी अवधि के निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कन्विक्शन है यहाँ से? जी, सेक्टोरियल ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, और ये जो ट्रेंड है ऐसा नहीं कि 2 साल में या 3 साल का ट्रेंड है, ये डिकेडल ट्रेंड है। मतलब कम से कम 10 से 20 साल का ट्रेंड है ये। क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी अगर 20 साल में या 30 साल में सेकंड बनने वाली है या बड़े बनने वाली है, हमने विकसित भारत का जो प्रण लिया है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेंगे। और डिफेंस में अभी भी ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो है गुड्स हम अभी भी इक्विपमेंट से इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है। तो डिफेंस सेक्टर में अब ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन कहीं कहीं ज़्यादा है, बट कई जगह रीजनेबल भी है। और इसका जरूरी नहीं है कि आपको डिफेंस डायरेक्ट कंपनीज में देखना है, इनडायरेक्ट डिफेंस जो बेनिफिशियरी है उनको भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर जब भी ग्रो करता है
तो उसका फायदा कहीं ना कहीं होता है। हो सकता है कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जो शायद नियर टर्म में एक साल में ना चले, बट ओवरऑल सेक्टर जब ग्रो करता है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ते हैं। हर हर कंपनी अपना डिफेंस का एक्सपोजर या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे मेजोरिटी ऑफ द ऑटो कंपनीज है कहीं ना कहीं डिफेंस का भी बिजनेस करते हैं, तो वो लोग अपना लोकेशन बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ाएंगे या डोमेस्टिकली बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली डायरेक्शनली यहाँ से ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और शिप बिल्डिंग में अभी जस्ट शुरुआत हुई है, तो कुछ कुछ काफी जो बड़े कॉर्पोरेट्स है वो अपना डिसीजन लेंगे कैसे इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं या कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। बट जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले भी हाईलाइट किया है कि हमारी 90% से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी मूवमेंट होता है, गुड्स मूवमेंट होता है, वो इंडियन शिप में नहीं होता है, वो ज्यादा करके बाहर की शिप्स होती है। तो इसीलिए इस सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और सेम डिफेंस में भी एप्लीकेबल है। तो जहां जहां आपने देखा है गवर्नमेंट ने जहां इंपोर्ट ज्यादा होता है या दूसरे पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, उन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जितना जल्दी हो सके वो गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करे, और उसके साथ में डोमेस्टिक जो कंपनीज है, जो सेक्टर है, जो यहाँ से डिपेंडेंसी कम करके दिखा सकते हैं, उन पे भी ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, और ये ट्रेंड हमेशा हर इकोनॉमी में 10 से 15 साल बाद आता है, जो एक गेम चेंजर साबित होता है। तो ऑब्वियसली इनिशियल फेज है, हमें पूरी चीज देखनी पड़ेगी कौन सी कंपनीज है, लेकिन ये एक शुरुआत है, और उससे ऐसे बहुत सारे और भी सेक्टर आएंगे जिसमें गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। योगेश भाई, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये टैरिफ तो 25% लग गया, 25% एडिशनल 27 अगस्त से लग जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उसका एडिशनल का कोई मतलब नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं है तो नहीं रहेगा 25% पर भी, अगर बाकी देशों से ज़्यादा है तो। आप ज़रा ये बताइए कि अब ये 25% जो टैरिफ है, क्या मार्केट इसको प्राइस इन कर चुका है? क्या आपको लगता है कि अब बाजार ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है, आगे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? और दूसरी चीज़, भारत को लेकर स्टेटमेंट्स अच्छे आए हैं। हमने देखा कि S&P ग्लोबल ने रेटिंग अपग्रेड किया, देश में कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर भी काफ़ी फैसले हो रहे हैं, डेटा भी हमारे अच्छे आ रहे हैं PMI वगैरह के। FIs आपको लगता है कि अब लौट आएंगे? धीरे धीरे उनकी होल्डिंग बढ़नी शुरू तो हो गई है, क्या उम्मीद आप करके चल रहे हैं? देखिए, रही बात टैरिफ्स की, तो कुछ हद तक कुछ सेगमेंट में हमें लग रहा है कि ऑब्वियसली शायद टैरिफ चेंज होने की उम्मीदें थी, जो शायद नियर टर्म में हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 25% के ऊपर का टैरिफ जो है बिजनेस केस ही नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि करेंसी एडजस्टेड टैरिफ देखना है कि हो सकता है करेंसी ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, तो उसका एक्चुअली नेट इफेक्ट क्या है। दूसरा, ये टैरिफ कौन कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, या एक्सपोर्टिंग कंपनी ही करने वाली है, या इंपोर्ट कंट्री या उनकी कंपनी या उनके कंज्यूमर करने वाले हैं। तो इसमें अभी भी काफी कंफ्यूजन है, काफी चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है। बट ऑब्वियसली 25% से ज्यादा कोई भी टैरिफ है तो ये बिजनेस केस तो नहीं बनेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे S&P ने अगर अपग्रेड किया इंडिया को, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। इससे इंडिया का फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका काफी पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इक्विटी वैल्यूएशन में भी आने वाला है। देखिए, कोई भी हमें अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें हर जगह स्केल बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो और एक किसी कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रहना है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल यूएस का जो एक्सपोर्ट है 2% ऑफ द GDP है, उसमें से भी काफी चीजें एग्जेम्प्टेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, फार्मास्यूटिकल अगर देखेंगे तो आपके पास बचेगा 1.5% ऑफ द GDP जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उसमें भी कुछ चीजें रैशनलाइज हो सकती है, कुछ चीजें नहीं हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे रिवाइव होती है, और उसका जो रेटिंग अपग्रेड का उसका फायदा है डोमेस्टिक इकोनॉमी को काफी मिलेगा, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने GST कट की बात की, उससे आपका इन्फ्लेशन में फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हमें एक टैरिफ को छोड़ के ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए टाइम बिंग के लिए, और जो चीज अच्छी चल रही है इकोनॉमी में उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि काफी सारी चीजें इंडिया भारत के लिए अच्छी अवस्था में आती जा रही है। जैसे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल्ड है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी खासी है, और RBI ने भी काफी सपोर्ट किया लिक्विडिटी को, S&P अपग्रेड हो गया है, और काफी सारे जो कंट्रीज है जिनसे हम लोग अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे थे, उनसे भी ट्रेड चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को ये देखना पड़ेगा कि क्या हम 1.4% GDP पे फोकस करें, या ओवरऑल बेसिस पे कंट्री का बेनिफिट कैसे होगा उस पर फोकस करें। देखिए, कुछ सेक्टर हो सकता है
को इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलावा 10 सेक्टर या 10 चीज़ें और भी अच्छी हो रही हो जो शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सेक्टर जैसे डिफेंस है, शिप बिल्डिंग है, डोमेस्टिक ईएमएस सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल है, कंज्यूमर सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी फायदा हो सकता है। आपका अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है या इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, जो कि रियल एस्टेट वो भी एक बड़ा है जो कि काफ़ी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, तो उसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है जो ओवरऑल इकोनॉमी को थोड़ा सा पुश दे सकता है। अगर आप देखेंगे जून से जुलाई में आपका क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 9.5 टू 10%। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने लिक्विडिटी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चालू हो गया है, और एसएनपी का जो अपग्रेड है उससे एटलीस्ट आपके जो फंड रेजिंग जो है थोड़ा इजियर हो जाएगा कंट्री के हिसाब से, और एफआईज भी कभी ना कभी इस चीज को ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं करेंगे, और मे बी हो सकता है जब तक ये ग्लोबल पीस टॉक इम्प्रूव ना हो या फिर अपना ग्लोबल वॉर सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहे, तब तक शायद एफआईज का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लिमिटेड रहे। बट स्ट्रक्चरली फ्यूचर में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है शायद धीरे धीरे एफआईज इंडिया में आना चालू कर देंगे, क्योंकि इंडिया जैसा मार्केट लॉन्ग टर्म में कोई नहीं है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, मैक्रोस फंडामेंटल स्ट्रांग है, काफी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसीज हिस्टोरिकली अच्छी रही है, अभी भी ठीक है, इकोनॉमी आज भी कर रही है, कंजम्पशन में मास कंजम्पशन बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं बट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो ये काफी सारी चीजें पॉजिटिव है, और डेफिनेटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से भी इंडिया ग्रो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1.4-1.5% जीडीपी का जो एक्सपोर्ट है उसी पे हम लोग निराश होकर बैठे रहे। देखिए काफी इंडिया भी काफी इंपोर्ट करता है, जिसके कारण वो मैन्युफैक्चर करके इंडिया में उसको भी अपन उससे भी ग्रोथ आगे खींच सकते हैं। योगेश भाई, बहुत सी ज़रूरी चीज़ों पर जिस पर दर्शक जानकारी चाहते थे या फिर अपनी समझ बढ़ाना चाहते थे, आपने उनको गाइड किया। थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने विचार सामने रखने के लिए।